तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब वेस्ट स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उसका है आपका पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 से, क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके जो टॉपिक पार्ट 1 में हो चुके थे उसके आगे से हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में, और इसमें आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां से वन विद्रोह की। यानी आपने देखा यहां पर जो वन में रहने वाले लोग थे या वन के आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे, उन लोगों के साथ बुरा हो रहा था। तो अब वो क्या करेंगे? अब वो करेंगे विद्रोह। भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग और इससे अलग भी जहां पर भी ये सिस्टम जो है वो हो रहा था उन सब जगह पर। यहां पर समझिए हिंदुस्तान और दुनिया भर में जो भी वन्य समुदाय के साथ हो रहा था, उनके ऊपर थोपे गए बदलाव थे जो उनको पसंद नहीं थे, तो उनके लिए वो बगावत कर रहे थे। ठीक है, उनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बस्तर के लोगों के बारे में कि इनका क्या सिस्टम चल रहा था, ये क्या होते हैं, कहां पड़ता है इनका इलाका और सारी बातें। यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बस्तर, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर। ठीक है, बस्तर क्या है? छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ एक क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, यानी आपको इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो पता चल गई कि ये आखिरकार है कहां पर। अब हम बात करते हैं उत्तर में छत्तीसगढ़ का जो है वो मैदान है, दक्षिण में गोदावरी का मैदान है, और इंद्रावती नदी जो है वो इनके आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, यानी आपको पता चल गया कि ये एरिया जो है वो कैसा है और इसके अगल बगल कैसे क्षेत्र है। उसके बाद हम यहां पर कुछ ऐसे समुदाय की बात करते हैं जो कि आदिवासी समुदाय है। बस्तर में दोस्तों मरिया, मूरिया, भत्रा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय जो है वो यहां पर रहते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों ये क्या है? ये अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे अलग अलग जबानें बोलते हैं। आपने देखा होगा इनकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। ठीक है, आपने मूवीज में देखा होगा। ठीक है, तो इसके बावजूद भी अलग अलग बोली बोलने के बाद, अलग अलग भाषाएं बोलने के बाद इनके जो रीति रिवाज है और इनका जो विश्वास है वो कैसा है? वो एक जैसा है, जो कि एक अच्छी बात है। बस्तर के जो लोग थे दोस्तों, वो हर एक गांव को उसकी जमीन को धरती मां की तरह मानते थे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक ग्रुप है आदिवासी का, ठीक है, और एक अलग ग्रुप है आदिवासी का, तो वो अपने जमीन को अपनी मां की तरह मानते हैं, इज्जत देते हैं, वैल्यू करते हैं। साथ ही दूसरे गांव के भी और दूसरे ग्रुप के जो आदिवासी है उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं और उनको भी उतना ही वैल्यू देते हैं कि अगर वो हमारी जमीन ना होकर किसी और की भी जमीन है तो उसको भी वो इतनी ही वैल्यू देते हैं। ठीक है, यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि वो प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। धरती के अलावा वह नदी, जंगल, पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। यानी इनको लगता है कि नदी, जंगल और पहाड़ों में भी आत्मा रहती है और ये उनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। यहां पर समझिए आप एक बात, एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना अगर वो चाहते हैं तो इसके लिए बदले में एक छोटा सा शुल्क उन्हें प्रदान करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान के चलो एक गांव का बंदा अगर दूसरे गांव के बंदे से कोई सामान ले रहा है, तो लकड़ियां ले रहा है, तो बदले में वो छोटा सा भुगतान करेगा, कुछ ना कुछ शुल्क उसको अदा करेगा। ठीक है, कुछ गांव के लोग अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते थे। जैसे हमारी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट के उसमें बगल में क्या होता है? एक चौकीदार होता है जो कि क्या करता है? देखभाल करता है। तो ये भी अपने गांव की जंगलों के लिए
चौकीदार रखा करते थे। और जैसे हम सब बंदे सोसाइटी में पैसे मिलाते हैं और उसके बाद उस चौकीदार को पैसे दिए जाते हैं, वैसे ही इनको भी वेतन दिया जाता था। सब लोग क्या करते थे, घर से थोड़ा थोड़ा अनाज जो है वो उन्हें दिया करते थे। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था। हर एक वर्ष दोस्तों इनका कुछ ना कुछ फेस्टिवल टाइप, सभा टाइप कुछ जो है आयोजन होता था, जिसका एक ही लक्ष्य होता था, मिलकर रहना है। ठीक है, सभी गिले शिकवे भुलाकर वहां पर एक बड़ी सभा में वो इकट्ठा होते थे, जहां पर गांव के छोटे से लेकर बड़े से बड़े लोग, वहां के समूह के मुखिया, ये सब आके जुड़ते थे और जंगल की सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। इनका जो टॉपिक होता है वो होता है कि प्राकृतिक संसाधनों, इनका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अगर इनके साथ कोई दिक्कत आ रही है तो उस मुद्दे को भी वो वहां पर शामिल करते हैं उस मीटिंग में, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस चीज को भी वहां पर वो शामिल करते हैं। यानी साथ में मिलकर एक समूह बनाकर ये मीटिंग करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि इनका जो तालमेल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं लोगों के भय, यानी लोगों के अंदर जो डर है वो कैसे, कब और क्यों चालू हुआ। यहां पर देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्सों पर आरक्षित करना, ठीक है, शिकार व जंगल के उत्पादों को संग्रह करना और लोगों पर उस चीज पर पाबंदी लगा देने का प्रस्ताव रखा, तो जब बस्तर के जो लोग थे, जो अपना मस्त करके जिंदगी बिता रहे थे, उन्हें परेशानी होने लग गई। अब यहां से आप समझो क्या बोला है, जो औपनिवेशिक सरकार थी, जिन्होंने उनको या उनकी जगह को गुलाम बना के रखा था, उन पर राज चल रहा था उनका, तो उन बंदों ने जब जंगल को किया अपने कंट्रोल में, कुछ जगह रखी आरक्षित, कुछ जगह पर कोई चीज संग्रह करने के लिए मना किया, कोई किसी चीज की एक्टिविटी पर पाबंदी लगाई, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किनको हुई, वो हुई बस्तर के लोगों को। क्योंकि दोस्तों वह उस जंगल को जंगल ना मानकर उसे अपनी मां की भांति इज्जत दिया करते थे। ठीक है, तो उनके लिए वो जंगल बहुत कुछ था और सरकार ने उस पर कब्जा कर उनको ही उन सब चीजों पर पाबंदी लगा दी जो वो डेली रूटीन में करा करते थे। ठीक है, तो ये दिक्कतें हुई इनके साथ। कुछ गांव को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया कि वह वन विभाग के पेड़ों की कटाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। जो कुछ समूह थे, उन समूह को क्या किया दोस्तों, देखिए दो यहां पर बातें समझिए। पहली बात, एक समूह ऐसा है आदिवासी का या जंगल के लोगों का या जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का। इस ग्रुप को क्या किया, बिना किसी चेतावनी के भगा दिया, कुछ नहीं, इनको कुछ रहमत नहीं दिखाई। दूसरा ग्रुप क्या है, उनको वहां पर रहने दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको ये बोला गया कि तुम यहां पर रह तो सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे लिए लकड़ियां काटनी पड़ेगी पेड़ों से, और तुम्हें अगर कभी जंगल में आग भी लगती है तो तुम्हें उसे बुझाना पड़ेगा मुफ्त में, हम तुम्हें कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। इसके पीछे भी सरकार का एक प्लान था। वो क्या था कि इसे हम रहने देते हैं, ये रहेगा तो हमारा क्या उखाड़ लेगा। ऊपर से इन्होंने ये सोचा कि हमें फ्री में लेबर मिल जाएंगे, हमारी लकड़ियां मुफ्त में गाड़ी जाएंगी, प्लस में अगर कभी आग भी लग जाता है तो इन लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है, ये आग बुझा देंगे। तो ऐसा जो है काम चलता रहा। कुछ के साथ तो ये 2 वाला जुगाड़ हुआ और किसी के साथ 1 वाला जुगाड़ हुआ। ठीक है, यहां पर देखियो, बाकी गांव के लोगों को बगैर किसी सूचना के, जो दूसरे गांव के लोग थे, कोई सूचना उनको नहीं दी गई, कोई उनको मुआवजा नहीं दिया गया, डायरेक्ट हटा दिया गया वहां से। ठीक है, बुरा व्यवहार किया गया उनके साथ। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक भयानक अकाल का सामना करना पड़ गया। इसके बाद एक भयानक अकाल का दौर आया। जो पहला दौर था वो था 1899 से 900 के बीच। ठीक है, और एक था 1907 से 1908 में। तो और ये जो जुगाड़ था, ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो वन आरक्षण करा था यहां पर, यानी जो वन पर नियंत्रण करा था इन्होंने, सरकार ने, तो इसमें एक चिंगारी के रूप में काम आया। इसका क्या मतलब है, अब देखो, इनको एक बहाना मिल गया। ठीक है, और इसी अकाल के बहाने को लेकर इन्होंने अब आंदोलन जो है वो छेड़ा
और एक बहाना मिल गया, एक चिंगारी सी मिल गई इस काम के लिए। लोगों ने बाजारों में क्या किया, ये लोग क्या होते थे आपको पता ही है। लोगों ने बाजारों में, त्योहारों पर, या जहां भी ये भारी संख्या में समूह बनाकर मिलते थे, इकट्ठा होते थे, वहां इकट्ठा हुए और इन मुद्दों पर इन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो हमें हमारी जमीन से, हमारी भारत माता से, हमारे ही जमीन से जहां पर हम पैदा हुए वहीं से ये हटा हमें रहे हैं और हमारे पर प्रतिबंध जो है वो लगा रहे हैं। तो इन्होंने इस सब चीजों पर जो बात है वो करनी शुरू कर दी। कांगेर वनों के धुरवा समूह के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। तो ये जो थे, ये कुछ बंदे कुछ तगड़े थे, धुरवा समुदाय के लोग, ये कुछ चीजों में आगे थे, ठीक है। और अगर कभी आंदोलन भी करते थे तो अंग्रेज इन्हें पकड़ नहीं पाते थे, थोड़े चालाक थे दूसरों से, ठीक है। ये गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत में खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब ये कुछ विद्रोह टाइप करने लग गए, ठीक है, आंदोलन करने लगे कि हम तुम्हारी इस बात को नहीं मानने वाले। और ये अंग्रेजों के लिए एक संदेश था कि अब हमें जो तुमने ये कानून बनाया है ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो अपने टाइप से चलाएंगे। तो ये इन्होंने संदेश जो है वो दे दिया और इस आंदोलन में, या आप कह सकते हैं इस बगावत में, सभी गांव ने जो है अपना योगदान किया, ठीक है, और खर्चे में कुछ ना कुछ मदद भी की, जो कि एक अच्छी बात थी। बाजार लूटे गए, अफसरों के और व्यापारियों के घर, स्कूलों और पुलिस थानों को लूटा गया, ठीक है, यानी इन्होंने बगावत शुरू कर दी और जलाया भी गया। जिन लोग पर हमले किए गए वो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक राज्य से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए थे, यानी इन्होंने जो होते हैं वो बेकसूर लोग, उन बेकसूर लोगों पर इन्होंने हमला नहीं किया, इन्होंने उन बंदों पर हमला किया जो कहीं ना कहीं क्या थे, औपनिवेशिक राज्य से जुड़े हुए थे, यानी कहीं ना कहीं वो देश के क्या थे, अपने ही देश के होकर अपने ही देश के साथ धोखा कर रहे थे और दूसरे देश वाले बंदे के साथ मिले हुए थे, ठीक है। तो यानी इन्होंने उन बंदों पर अटैक किया, उन बंदों से बदला निकाला जो बंदे रियलिटी में अच्छे नहीं थे। बेकसूरों पर इन्होंने हमला नहीं किए और उनके घर नहीं जलाए, ठीक है दोस्तों। यहां पर हम बात करते हैं अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए क्या किया, वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने सैनिक को भेजे, आदिवासी नेताओं ने बातचीत करने की चाहिए। आदिवासी नेताओं को लगा कि अगर उनके सैनिक आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हम बातचीत करके हल निकाल लेंगे, क्योंकि गलती उनकी है, ठीक है। तो ये उन्होंने सोचा, आदिवासी के जो नेता होते हैं, जो कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, उन्होंने ये सोचा। लेकिन अंग्रेज फौज जो थी उन्होंने इनकी नहीं सुनी, बातचीत करने का कोई मौका नहीं दिया। फौज आई और आते ही आते उन्होंने इनका जो तंबू है, इनका जो घर है, उन पर गोलियां चला दी, ठीक है। इसके बाद बगावत में शामिल लोगों को सजा देने के लिए सैनिक गांव-गांव घूमने लगे, ठीक है, यानी कि जो जो लोग बगावत में जुड़े हुए थे, बगावत में शामिल थे, उनको ये ढूंढने लग गए और गांव-गांव जाने लग गए। ज्यादातर गांव जो है खाली हो गए, क्योंकि लोग जो भागकर जंगलों में चले गए, ठीक है। गांव खाली हो गए क्योंकि वो वहां पर उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उस बगावत से जुड़े हुए थे, और अगर वो नहीं जाते तो क्या पता उनको गोलियां जो है वो झेलनी पड़ती। इसलिए उन्होंने गांव खाली करे और जंगल की तरफ भाग गए, चले गए, ठीक है। यहां हम बात करते हैं अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने का समय लग गया। यानी आप समझ सकते हो उन्होंने जो बगावत की थी वो किस लेवल पे की थी, कितनी सारी फौजों को लेकर, ठीक है, और इतने सारे फौजों और इतने सारे सैनिकों को लेकर, इतने हथियार लेकर भी इनको नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। फिर भी वहां एक था गुंडा ध्रुव, उसने कभी भी वो अपने आप को पकड़ा नहीं किया। मैंने आपको ध्रुव के बारे में बताया था ना, ये थोड़े चालाक होते थे, समझदार होते थे, एक्टिव हुआ करते थे। तो ये क्या है, ये उसके बाद भी कभी पकड़े नहीं गए, भागे ही रहे। ये बगावत अपनी कहीं ना कहीं से वो थोड़ी बहुत करते ही रह गए। तो लेकिन इस बगावत का, इस विद्रोह का बात ये आती है कि इस बगावत और विद्रोह का क्या कुछ लाभ हुआ। तो दोस्तों हाँ, इसका लाभ हुआ। इसका लाभ ये हुआ कि विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत ये हुई कि आरक्षण का जो काम है वो कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। कुछ समय के लिए क्या हो गया, वो पोस्टपोन हो गया, ठीक है। यानी इनका काम कहीं ना कहीं क्या हो गया, सफल तो रहा, ठीक है। अब यहां की बात खत्म होती है। अब हम बात कर लेते एक और जगह की, जो कि है इंडोनेशिया की।
अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की बात करते हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या सिस्टम था, वहां पर क्या जुगाड़ चल रहा था, क्या ऐसा ही जुगाड़ था कि कुछ अलग भी था। यहां देखिए, अगर हम बात करें जावा के जंगले में हुए बदलाव, यानी जावा के जो जंगल थे उसमें क्या कुछ बदलाव आए, ये सारी बातें करेंगे हम यहां पर। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। अगर हम आज बात करें कि उसकी छवि कैसी है, तो वो चावल उत्पादक द्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी वहां पर ये सारी चीजें ज्यादा होती है। ठीक है, चावल उत्पादन होता होगा ज्यादा। ठीक है, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। अगर हम बात करें भारत की और अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो यहाँ के जो वन कानून थे, जंगल से रिलेटेड कानून, वो इक्वल थी, यानी समानताएं थी इसमें बहुत सारी। अगर उसमें 100 रूल्स है और इसमें भी 100 रूल्स है, तो कहीं ना कहीं 90 रूल्स जो है वो आपस में मैच करते हैं, समानताएं थी। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में घुमंतू खेती करने वाले भी बहुत सारे समुदाय रहा करते थे। अगर हम आबादी की बात करें तो 34 लाख, ठीक है, उपजाऊ मैदान भी हुआ करते थे, लेकिन यहां पर घुमंतू खेती करने वाले जो समुदाय थे ना, वो ज्यादा हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं जावा के लकड़हारे, जो लकड़ी काटने वाटने का काम करते हैं, टैलेंटेड होते हैं थोड़े, उनमें कौशल होता है थोड़ा बहुत। तो यहां पर देखते हैं क्या बात थी, और उनका कौशल कहीं ना कहीं जो काम आता था, जो कि एक बड़ी बात थी। ठीक है, उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। तो उनका टैलेंट जो है वो यही दिखता है कि क्या टैलेंट था। अगर वो नहीं होते, लकड़हारे नहीं होते, तो जो सागौन की कटाई हुआ करती थी वो एकदम मस्त कर कर वो कटाई नहीं होगी और राजाओं के जो महल है वो नहीं बन पाएंगे। तो ये क्या है, ये एक अच्छी भूमिका निभाया करते थे। ठीक है, यहां पर देखिए डचों ने क्या किया, जब 18वीं शताब्दी में जंगलों पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तब क्या हुआ, इन्होंने भी कोशिश की कि किलों पर हमला करेंगे और इसका प्रतिरोध करेंगे। ठीक है, और इसका विद्रोह, लेकिन इनके विद्रोह का दबा दिया गया। हुआ क्या दोस्तों, इनके साथ भी आप कह सकते हो लगभग वही चीजें हुई। जब डचों ने क्या किया, 18वीं सदी में वही सेम सिस्टम लागू किया, जंगलों पर नियंत्रण किया, कुछ नियम कानून लगा दिए जिनसे यहां पर रहने वाले लोगों को दिक्कत हुई। तो इन लोगों ने भी वहां पर चुपचाप नहीं बैठे, इन्होंने भी हमला किया था उन पर। ठीक है, उनके किलों को तहस नहस करने की कोशिश की थी, विद्रोह किया था, लेकिन इनका विद्रोह चल नहीं पाया, इनका विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें डच वैज्ञानिक वानिकी की, यहां पर देखते हैं क्या बात है। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया, तो उस समय डच ने जावा में जंगल कानून लागू कर दिया, जिसकी वजह से ग्रामीण लोगों को और जंगल में रहने वाले लोगों को उनकी जो पहुंच है वो कम हो गई और उन पर बंदिशें थोप दी गई। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि 19वीं सदी में लोगों पर तो नियंत्रण किया ही जाता था, साथ के साथ जगहों पर भी नियंत्रण किया गया। और जगह में हम फोकस कर रहे हैं कहां पर, जंगलों में। तो अब जो जंगल में रहने वाले बंदे होंगे उन पर इनको दिक्कत हो गई और उनके संसाधन तक जो पहुंच थी वो कम हो गई। देखिए ऐसा क्यों, मान के चलिए पहले नियंत्रण नहीं किया गया था। ठीक है, यह आदिवासी जंगल में रहने वाले बंदे, यहाँ पर इनके संसाधन, वो जब चाहे फल फूल ले सकते हैं, कंदमूल ले सकते हैं, वो जब चाहे अपने जो है पेड़, कोई सा भी पेड़ वो काट सकते हैं, उनकी मर्जी अनुसार होता था। ठीक है, वो चाहे तो जड़ी बूटियां ला सकते थे। ठीक है, वो चाहे तो इस रास्ते से जा सकते थे, वो चाहे तो उस रास्ते से जा सकते थे। लेकिन जब इन पर पाबंदी लगा दी गई, जब इन पर बंदिशें लगा दी गई, तो उनके संसाधन पर ही उनका कंट्रोल कम हो गया। ये सारा सिस्टम हुआ। इसके बाद इनके छोटे जो इनके खास काम होते थे कंपलसरी, उनके लिए ही इनको परमिशन मिलती थी, वो भी कड़ी निगरानी में। जैसे इसके बाद नाव बनाना या घर बनाने के लिए खास कामों के लिए ही लकड़ी मिलती थी जंगलों से। ठीक है, जैसे अगर नाव बनाना हो, घर बनाना हो, तो इसी के लिए लकड़ी देते थे और वह भी कड़ी निगरानी में। ठीक है, यानी जिन संसाधनों को आदिवासी जो है अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई और अपना घर मानते थे, वहीं पर इनको सामान नहीं लिया जाने देते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर
गांव के लोगों को मवेशी चराने के लिए, गांव के जो लोग होते हैं उनको अपने जानवर, पालतू जानवर चराने के लिए यानी उनको भोजन करवाने के लिए, बिना परमिट के लकड़ी ले जाने के लिए, जंगल से गुजरने वाली सड़कों पर घोड़ा गाड़ी ले जाने के लिए और जंगलों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाता था। आप देख सकते हो उनकी जो डेली रूटीन की चीज थी ना दोस्तों, उन डेली रूटीन की चीजों के लिए भी इनको दंडित किया जाने लगा। इनका डेली रूटीन का जो काम था वो क्या था? काम ये था कि इनके पास बहुत सारे पशु थे, तो ये इनको खाना खिलाएंगे यानी चराने ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका जब मर्जी मन करे लकड़ी काटेंगे, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, ठीक है। फिर सड़क इनकी थी, उस सड़क पर घोड़ा गाड़ी से जाएंगे आएंगे कैसे भी जाए, तो लेकिन ये सारे काम इनके अब क्या हो गए? बंद हो गए। इन सभी कामों पे क्या हो गया? पाबंदी लगा दी गई। और अगर बिना परमिट के यानी बिना परमिशन के अगर ये सारे ये काम करते हैं तो इनको सजा मिलती थी। तो ये सारा सिस्टम इनके साथ हुआ करता था। अगर हम बात करें 1882 में, तो अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। अब यहां पर देखिए, अकेले अगर हम बात करें 1882 में, तो जो 2,80,000 स्लीपर निर्यात किया गया। स्लीपर बताया था मैंने आपको, ये जो रेल की पटरी है, इस रेल की पटरी में जो यहां पर जो ये होता है लकड़ी, जो कि इन दोनों पटरी को ऐसे बांध के रखता है, फिक्स रखता है, ठीक है। ये स्लीपर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये रेल बहुत बड़ी होती है, पटरी इसकी जो बहुत बड़ी होती है, ज्यादा क्षेत्रफल में होता है, बहुत लंबे होते हैं, तो इसमें जो है जो पेड़ है वो ज्यादा काटे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसने वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो पहले उसे जाकर, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम हुआ। तो हम ये समझते हैं कि स्लीपर का निर्यात हुआ और बहुत ज्यादा पेड़ भी काटे गए होंगे। तो बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए होंगे तो जो मजदूरों की जो जरूरत है वो भी बहुत ज्यादा हुई होगी। अब डचों ने क्या किया? पहले तो जंगलों में खेती की जमीन पर लगान लगा दिए। इन्होंने यहां पर एक समझदारी वाला काम किया था डचों ने, ठीक है। उसी जुगाड़ से अपना काम निकाल लिया था। वो जुगाड़ देखते हैं हम कौन सा था। इसके बाद कुछ गांव को इस शर्त पर मुक्त करा दिया कि सामूहिक रूप से वो पेड़ काटने और लकड़ी काटने का जो है काम करे, ठीक है, और भैंस ये सब उपलब्ध कराए मुफ्त में। देखिए, इन्होंने इनके संसाधन को इनसे छीनकर वापस देकर इनसे सामान ले लिया। दोबारा सुनिए, जो अंग्रेज थे, या आप नहीं, अंग्रेज नहीं, सॉरी, आप कह सकते हो जिन्होंने इस पे उपनिवेश कर रखा था, यानी जिन्होंने इन पर राज कर रखा था, जिनका कब्जा था, उन्होंने एक जुगाड़ अपनाया। क्या जुगाड़ अपनाया? इनसे जंगल छीना, ठीक है। उसके बाद दोबारा इनको जंगल वापस किया। उसके बाद उसके बदले में इनसे इनका संसाधन भी ले लिया, ठीक है। लोगों को ये बोला कि ये तुम्हारा जंगल है, पहले इनका जंगल था, उसका इनसे जंगल छीन लिया, इनमें पाबंदी लगा दी। फिर इन पाबंदियों को थोड़ा मुक्त किया, हल्का ढील छोड़ी और कहा कि मैं तुम्हें लकड़ी वकड़ी दूंगा, सारे काम दूंगा जो तुम्हारे पहले थे, ढील दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे भैंसे उपलब्ध करानी पड़ेंगी और तुम्हें जब भी मैं बोलूंगा तो पेड़ काटने वाटने पड़ेंगे। समझ में आ गया आपको? यानी जो इनकी चीज थी उन्हीं चीज को छीनकर वापस इनको देकर और इन्हीं से काम करवा लिया, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है उन्होंने करवाया। अब हम बात करें दोस्तों सामीन की चुनौती। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग छोटा सा है। सामीन ने एक चुनौती खड़ी की, उसने एक अच्छे मुद्दे पर बात की। उन्होंने क्या किया? सन 1890 के आसपास सागौन के जंगल में एक जगह स्थित थी, ठीक है। गांव का एक निवासी था सामीन। उसने क्या किया? उसने एक बात बोली। उसने कहा जंगलों पर राजकीय मालिक आने पर सवाल खड़ा उसने शुरू कर दिया। उसने क्या बोला? उसने कहा भाई ये देखो, इसका कहना था कि ये हवा, ये पानी, ये जमीन, ये लकड़ी, ये सरकार की तो है नहीं, सरकार ने तो बनाया नहीं, इसलिए सरकार ने तो इसे बनाया नहीं, तो इसलिए इस पर उसका अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। साफ साफ बात इसने ये बोली कि भाई तुमने हवा बनाई है, नहीं बनाई, हवा तुम्हारा है या नहीं है? उसने कहा हवा तुम्हारी नहीं है, पानी तुम्हारा नहीं है, जमीन तुम्हारा नहीं है, लकड़ी तुम्हारे नहीं है, तो इस पर अधिकार भी जो है तुम्हारा नहीं हो सकता। इसने साफ साफ अपने राज्य को ये बात बोल दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जल्दी एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया इस बात पर। इस आंदोलन को संगठित करने में सामीन का जो दामाद था उसने भी एक एक्टिव जो है भूमिका निभाई, सक्रिय रहा उसमें बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसकी भी एक भूमिका है। अगर हम बात करें 1907 तक, तो 3000 परिवार इनके समर्थन हो गए थे। 3000 परिवार इनकी बातें और इनके विचार से सहमत थे, ठीक है। इन्होंने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध जताया, ठीक है। जब भी इन पर कार्रवाई होती
तो अपने जमीन पर ये लेट जाते हैं, जैसे चिपको आंदोलन में आपने देखा ना पेड़ से चिपक जाते थे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जमीन पर लेट गए और इस आंदोलन को दिखाया। जबकि जो दूसरे बंदे थे इनसे हटकर, इनकी फैमिली से अलग, उन्होंने विरोध दिखाने के लिए क्या किया, लगान और जुर्माना देने से साफ इनकार कर दिया। ठीक है, यहां पर देखिए युद्ध और वन विनाश, इसे समझते हैं। यहां पर क्या हुआ आपको पता ही है, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध से जंगल पर गहरा असर पड़ा। जंगल पर ही नहीं, पूरे देश पर गहरा असर पड़ता है, वो भी विश्व युद्ध। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक असर पड़ा इनके जंगलों पर भी। युद्ध के समय में लकड़ियां काटी गई थी बहुत तगड़ी। ठीक है, भारत में चालू योजनाओं को स्थगित करके, यानी जो भी योजनाएं चालू थी उसे स्थगित किया गया और वन विभाग ने अंग्रेजों की जंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पेड़ काटे। यानी जो जरूरी था उन सब चीजों को हटाओ, साइड में रखो, और जंग की वजह से जितना मर्जी जो लकड़ी था वहां से काटा गया और जरूरत से ज्यादा लकड़ी यहां पर काटी गई। ठीक है, यह सिस्टम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। हुआ क्या, जब पता चल गया इनको कि यहां पर क्या होगा, अब हम हारने वाले हैं या अब हमारा यहां पर जीत नहीं हो सकता, तो इन्होंने एक नीति अपनाई, उसका नाम था भस्म कर भागो नीति। नाम से पता चल रहा है, यानी अपनी सामान को जला दो कि हमारे शत्रु उस सामान का इस्तेमाल न कर सके। ठीक है, भस्म कर दिया, जला दिया। भागो यानी निकल लो यहां से उसको जला के। ठीक है, इस नीति को इन्होंने अपना लिया। यहां पर समझते हैं, जिसकी वजह से मशीनों और सागौन के विशाल ढेर जला दिए गए। मशीनों का भी जला दिया गया और सागौन के जो विशाल विशाल ढेर थे उसको भी जला दिया गया, क्योंकि ये जापानियों के हाथ ना लग जाए। ये सिस्टम हुआ यहां पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों वानिकी में बदलाव। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ, अब यहां पर जो सारे सिस्टम अपनाने के बाद, सभी चीज होने के बाद, सरकारों को समझ में आ गई सारी बातें कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत इन्हें पता चल गया। ठीक है, 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आ गया कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार ये टकराव पैदा हो रहे हैं। यानी इनको मेन जो जड़ है पता चल गया। मेन जड़ क्या थी, वैज्ञानिक वानिकी को और इनके जो वन्य समुदाय थे, यानी जंगल में रहने वाले समुदाय थे, इनको हम जंगल से दूर रख रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन, ये टकराव बार बार हो रहे हैं। जबकि ये बात बिल्कुल 110% सही थी। ठीक है, क्योंकि आप जंगल में रहने वाले बंदों को ही अगर जंगल से बाहर निकाल दोगे, जंगल का जो प्रतिबंध लगा दोगे, तो फिर यही सारा सिस्टम जो है वो होगा। तो इनको ये बात पता चल गई और अब ये सुधरने लग गए। परिणाम स्वरूप अब क्या हुआ, वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय, इमारती लकड़ी और अपने फायदे की लकड़ी हासिल करते थे सिर्फ ये जंगलों से, तो उसकी बजाय अब जंगलों का बचाव, सुरक्षण, रक्षण, ठीक है, संरक्षण, ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया, अपना दिया और इसका लक्ष्य जो है उन्होंने बना दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि सरकार ने यहां पर ये मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें जंगल के बंदों की आवश्यकता पड़ेगी, जंगल के लोगों की जो आवश्यकता है वो पड़ेगी। ठीक है, यानी यहां पर एट द एंड सरकार को यह पता चल जाता है कि हमने क्या गलती कर रहे थे और किस गलती की वजह से कौन सी गलती होगी, और अंत में इनको पर्यावरण के बारे में पता चल गया कि अब हमें पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा और पेड़ पौधे को बचाने के लिए भी हमें उन्हीं जंगलवासियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक के साथ साथ आपका चैप्टर भी होता है खत्म। वीडियो पसंद आ गई तो आप कर सकते हैं एक लाइक, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, वीडियो पसंद आई, ठीक है, ये सारी बातें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा हो, आप उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।